नमस्कार मित्रों, मैं अजय कुमार त्यागी एक बार फिर आपकी सेवा में उपस्थित। आज एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही चिंताजनक है, लेकिन मुझे बहुत आश्चर्य है कि हमारे हिंदुस्तान का आम आदमी जो क्रिकेट पर इतना बात करता है, राजनीति पर खूब बात करता है और धर्म कर्म जात पात क्षेत्र इत्यादि के ऊपर अपने विचार खुलकर रखता है। इस विषय पर, विषय क्या है? विषय ये है जो रूस और यूक्रेन की वार चल रही है, उससे हमारे देश की स्थिति एक न्यूट्रल, एक उदासीन राष्ट्र के हिसाब से हमको पेश किया जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, उस देश में रहने वाले एक जिम्मेदार नागरिक के खुद के विचार मर गए हैं। मुझे अफसोस है, बहुत पढ़े लिखे कहने वाले, बहुत जागरूक लोग भी इस विषय पर बात नहीं करते। मैंने उन्हें बात करते हुए नहीं देखा। उनके विचार ऐसे लगते हैं जैसे उनका मतलब ही नहीं है, जबकि हकीकत यह है कि इस युद्ध के परिणाम भी अच्छे नहीं होंगे और जिस तरह से ये युद्ध हो रहा है, जिस तरफ जा रहा है, वो स्थिति भी भयानक हो सकती है। पहली बात तो यह है, इस युद्ध में उन सब सिद्धांतों की मृत्यु हो चुकी है जिनको लेकर यूएनओ की स्थापना की गई थी। यूएनओ के ठेकेदार राष्ट्र इस युद्ध को भड़काने में लगे हैं, ना कि इस आग को शांत करने में। ये स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण नहीं तो और क्या है। और इसी कारणवश इजराइल और फिलिस्तीन हमास का युद्ध शुरू हो गया था। और ये वार की स्थिति विश्व में किस तरफ ले जाएगी, कोई भी देश इससे अपने को आज अछूता समझ सकता है, अप्रभावी समझ सकता है, लेकिन इस आग की चपेट में कौन सा देश कब आ जाएगा, आने वाले वक्त में ये कहना बहुत ही मुश्किल होगा। भारत की स्थिति ऑफ कोर्स एक उदासीन राष्ट्र की देखी जा रही है, क्योंकि हमारे संबंध यूएस से भी बरकरार हैं और रशिया भी हमारा एक पारंपरिक दोस्त है। उधर इजराइल से भी हमारे संबंध अच्छे हैं बहुत से क्षेत्र में, साथ साथ फिलिस्तीन भी हमारे दुश्मन नहीं है, कह सकते हैं। लेकिन फिलिस्तीन का जो एक माइनस पॉइंट रहा, भाई रूस और यूक्रेन के संदर्भ में जहाँ तक बात है, वो चाहे एक असंतुलन राष्ट्र थे, लेकिन वो अपने में राष्ट्र थे। एक राष्ट्र ने कुछ पॉलिसी को लेकर, कुछ अपनी स्थिति को लेकर दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण किया। लेकिन जो घटना 7 अक्टूबर 2023 की थी, वो एक राष्ट्र ने राष्ट्र के ऊपर आक्रमण नहीं किया, कोई ऑफिशियल मिलिट्री के काम नहीं था। वो काम एक उग्रवादी संगठन, एक आर्म्ड ग्रुप का था, और जो अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हुआ था। उसमें फिलिस्तीन का ये पॉइंट कोई भी विचारक इसको नेगेटिव लेगा, पॉजिटिव नहीं लेगा। सवाल उठता है, जब हमास ने ये अमानवीय कृत्य किया, तो इजराइल को अधिकार है क्या उसको समाप्त करने का? क्यों नहीं, अधिकार है। अधिकार इसलिए है कि जिन्होंने ये कृत्य किया था, वो आज भी उसके लिए माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, ना ही उसके ऊपर बात करने को तैयार हैं, और ना ही वो झुकने को तैयार हैं। इन दो कंडीशंस में ना ही कोई तीसरी पार्टी उनके पक्ष की या विपक्ष की उनकी गलती मानकर दोनों राष्ट्रों को टेबल पर बैठाकर किसी समझौते पर लाने की कोशिश में लगी हुई है। कोई नहीं है। जब कोई नहीं है बुझाने वाला, तो आग कब तक चलती है? जब तक ईंधन रहेगा, और ईंधन फिलहाल है। और जो यूक्रेन में ईंधन कम पड़ा था, उसकी पूर्ति यूएसए और नाटो मिलकर लगातार कर रहे हैं। सवाल ये है कि बड़े बड़े एक्सपर्ट्स जो पैनल पर बैठते हैं, वो ये बताने में असमर्थ हैं, और पहले भी असमर्थ थे जब ये वार शुरू हुई थी।
कि वार कब तक चलेगी। किसी ने कहा 8 दिन, किसी ने कहा 15 दिन, किसी ने कहा 3 महीने, 2 महीने, 6 महीने। सबके अनुमान गलत साबित हुए। और आज जो वो डिस्कशंस करते हैं, मुझे बड़ा दुख है, जिनको हम वार एक्सपर्ट्स और फॉरेन पॉलिसी के ज्ञाता मानते हैं, उनकी एक एक बात, न्यूज़ चैनल पर जो बैठते हैं, उनकी एक एक बात दिन प्रतिदिन इस युद्ध के बारे में गलत साबित होती जा रही है। लेकिन उनके विचार अभी भी ऐसे ही हैं जैसे 28 फरवरी 2022 से पहले, जब रूस ने आक्रमण नहीं किया था यूक्रेन पर, या किया था उस वक्त थे। अरे भाई, आप डिस्कस करते हो कि रशिया गुस्से में आ जाएगा, ये हो जाएगा, रशिया अब बाल्टिक नेशंस पर आक्रमण करेगा, रशिया अब नाटो को सबक सिखाएगा, रशिया अब यूएस को सबक सिखाएगा, ब्रिटेन को उड़ाएगा, जर्मनी को ये करेगा, फ्रांस पोलैंड को करेगा, ख़त्म कर देगा, यूरोप का नाश हो जाएगा। वो इतना दिमाग नहीं लगाते कि रशिया को इस वक्त, बाकी सब छोड़ो, यूक्रेन से ही जान छुड़ाना मुश्किल पड़ रहा है। हकीकत तो यह है, इस युद्ध की शुरुआत से लेकर आज तक रशिया ने ये युद्ध दिमाग से लड़ाई नहीं है। मैं पहले दिन से ये बात कही थी, और मैंने पहले दिन बोला था, जब फरवरी 2022 को ये सब शुरू हुआ था और यूएस नाटो यूक्रेन की सपोर्ट में आ चुके थे, डिक्लेयर किया था कि हम इसको आर्म्स, एम्यूनिशन और अपने सजेशंस और यूक्रेन को हम गाइड करेंगे अगेंस्ट रशिया। उस टाइम मेरे को लगा था, मैंने ये बात बोली भी थी, कि रूस अपने शक्तिशाली होने के अहंकार में, इनके ट्रैप में फंस चुका है। वो बात मेरी सत्य साबित हुई। ये बात किसने नहीं बोली थी उस टाइम? उस टाइम बोलने वाले कौन थे? मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन बड़े बड़े अनुभवी रिटायर्ड ब्रिगेडियर जनरल्स, बहुत बहुत फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स बोलते थे कि रशिया के पास ऐसी आर्टिलरी है कि वो घेराबंदी करेंगे पूरे यूक्रेन की, और सिविलियंस को निकलने के लिए बोलेंगे, और 1 महीने के अंदर पूरा यूक्रेन के हाथ में होगा। और क्रीमिया तो उन्होंने बिना गोली चलाए ही कब्जा कर लिया 2014 में। मेरे भाइयों मित्रों, हर दिन एक अलग दिन होता है। ये 2014 जैसी सिचुएशन नहीं थी। रशिया का बहुत बड़ा फेलियर रहा यह जज करने में कि इसके सपोर्टर कहाँ तक जाएंगे। वो सोच रहे थे कि 2-3 महीने सपोर्ट के बाद ईंधन बंद हो जाएगा और हम अपने मिशन में कामयाब हो जाएंगे। मगर ऐसे भी दिन गुजर रहे हैं जब रशिया के 2700 जवान एक दिन में मारे गए हैं। इसका मतलब होता है 1 घंटे में 100 से अधिक जवानों का मर जाना। नुकसान उधर भी हुआ है, मगर वो तो आशंका सही हो सकती है, लेकिन इस छोटे से देश ने एक इतने बड़े महाबलशाली देश को ऑफेंसिव किया, और रूस में आज मुझे नहीं लगता कोई नागरिक रात को शांतिपूर्ण तरीके से सो भी सकता है। युद्ध जब होता है, मानव की और संपत्ति का नुकसान बहुत होता है। उसके परिणाम भी दूरगामी परिणाम निकलते हैं। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, ये युद्ध कब तक चलेगा? ये युद्ध जब तक चलेगा, रशिया को वेस्टर्न पावर्स ने गेज कर चुके हैं पिछले 2 साल से अधिक हुई युद्ध में कि रशिया की कैपेसिटी कितनी है। मैं पूर्ण रूप से कह सकता हूं, अगर नाटो एंड यूएसए यूक्रेन को सपोर्ट करते रहे तो कन्वेंशनल वार में
इसका मतलब क्या है? पारंपरिक युद्ध में इसका मतलब क्या है? बिना न्यूक्लियर वेपन्स के रशिया यूक्रेन को नहीं हरा सकता। आज की स्थिति ये है। और रशिया फेल हो रहा है अपने इंपोर्टेंट एस्टैब्लिश्ड को बम्बार्डमेंट से रोकने के लिए, चाहे उनका क्रच ब्रिज हो, उनके रिफाइनरीज हों, उनके एयरफोर्स स्टेशंस हों, या उनके शिपयार्ड्स हों, ड्रोन बनाने वाली कंपनी हो, किसी भी शहर में वो यूक्रेन अपने ड्रोन के साथ अटैक कर रहा है। किसी ने सोचा न था, जब यूक्रेन डिफेंसिव था और रशिया ऑफेंसिव था, तो एक्सपर्ट्स बोलते थे कि जिस दिन रशिया के ऊपर धरती पर एक भी तिनका, एक भी गोली चल जाएगी, आ जाएगी, उस दिन यूक्रेन का नाम निशान खत्म हो जाएगा। पिछले 1 साल से तो यूक्रेन डिफेंस ऑफेंसिव कर रहा है, और पहली बात, इतने बड़े राष्ट्र के खिलाफ यूक्रेन को ऑफेंसिव करने का साहस कैसे मिला? ये सब बातें सोचने की हैं। मेरे प्यारे मित्रों, बहुत बड़ा खतरनाक हथियार बना के रख देना एक बात, दूसरी बात इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन, डायरेक्ट पिन पॉइंट लोकेशन यूएसए एंड अलाइड कंट्रीज यूक्रेन को प्रोवाइड कर रहे हैं। यही कारण है बहुत कम एफर्ट्स में वो पिन पॉइंट अटैक कर पा रहे हैं और रशिया को इतना भारी नुकसान पहुंचा पा रहे हैं। तो मेरा मकसद वही है, मैं ये बताना चाहता हूं दोबारा से, अगर वार कब तक चलेगी? वार तब तक चलेगी जब तक, जिस दिन यूएस को और नेटो कंट्रीज को ये जजमेंट हो जाएगा कि रशिया से यूक्रेन या हम लोग नहीं जीत सकते कन्वेंशनल वार, जब उनको ये लग जाएगा तब वो इस तरफ आ जाएंगे कि बिकॉज ऑफ ह्यूमैनिटी, बिकॉज वी वांट टू अवॉइड द थर्ड वर्ल्ड वार, वी वांट टू स्टॉप द न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शन ऑन द because of humanity and all other things, we further not support the Ukraine, and so that something settlement may be put on the table. That time they will negotiate. But as of now, situation is Ukraine, NATO and USA, by seeing the result of their offensive and Russia's inability टू सेफगार्ड देयर एस्टेब्लिशमेंट्स, उनको ऐसा लगता है कि रशिया को हराया जा सकता है। और अगर रशिया हराया जा सकता है तो फिर वार को रोकना क्यों? और रशिया को हराने का मकसद ये नहीं है कि रशिया हट जाए। मुझे ऐसा लगता है इस बार यदि निगोशिएशंस होगा, अगर रशिया टेबल पर आया, तो क्रीमिया भी उसका डिस्कशन का पार्ट होगा। क्रीमिया और चारों स्टेट्स जो लुहांस्क, ज़ैपोरिज़िया, खेरसोन इत्यादि है, उनको भी यूक्रेन वापस मांगेगा। उस टाइम रशिया की जो धाक है, जो प्रभाव है वर्ल्ड की राजनीति पर, ये दुनिया के नक्शे पर बहुत कम हो जाएगा, और कुछ और आने वाले दशकों तक मुझे लगता है वर्ल्ड यूनिपोलर रहेगा और यूएसए की पॉलिसी का बोलबाला होगा। एक पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, रशिया एग्री अगर नहीं होता है, वो कन्वेंशनल वार में हारते वक्त ये डिसीजन लेता है कि मैं न्यूक्लियर वार करूंगा, तो उस वक्त क्या होगा? उस वक्त ये होगा कि अगर रशिया ने न्यूक्लियर की पहल की, तो यूएसए और नाटो ये तैयारी कर बैठे हैं कि न्यूक्लियर का फर्स्ट अटैक का जो एलिगेशन है रशिया पर जाना चाहिए, और उसके बाद जो डिस्ट्रक्शन होगा किसी भी कंट्री का, या जो भी वर्ल्ड को नुकसान झेलना पड़ेगा बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर वार, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी
प्रेसिडेंट पुतिन और रशिया एज ए कंट्री पर होनी चाहिए। ये सुनिश्चित करेंगे वो। ये सुनिश्चित होते ही मानता हूँ रशिया कुछ देशों को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शन कर सकता है, मगर हो सकता है जो रशिया कैपेबल नहीं है वो ये कंट्री कैपेबल हो। अगर फर्स्ट न्यूक्लियर किया तो उसका जो काउंटर ऑफेंसिव होगा नाटो प्लस यूएस, वो बहुत ही यू कैन से बम्बार्डिक होगा, और फिर रशिया का भी होगा। लेकिन रशिया को सेटबैक होने का तरीका एक ही मेरे नज़र में आ रहा है। ऑफ कोर्स रशिया पर ज़्यादा वेपन्स हैं, खतरनाक वेपन्स हैं, लेकिन रशिया के इस कन्वेंशनल वार में भी बहुत से शिप्स और एयरक्राफ्ट्स को खड़े खड़े उनके स्टेशन पर ध्वस्त किया गया है। मुझको ऐसा लगता है नाटो एंड यूएसए वो उस पर काम कर रहे हैं कि हथियार छोड़ेगा हम भी काउंटर अटैक करेंगे, हम भी एक मिसाइल यूक्रेन की छोड़ेंगे, वो एक पॉइंट हो गया। लेकिन वो काम उस पर कर रहे हैं कि रशिया जैसे ही तैयारी करता है, छोड़ता है, एक जैसे शुरू करता है, बाकी उसकी जो इंस्टॉलेशंस हैं, न्यूक्लियर वेपन्स के स्टोरेज हैं, उनके मिसाइल्स के स्टेशंस हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, उनको खड़े खड़े ही निशाना बनाने की क्षमता पर शायद ऐसा लगता है मेरे को वो काम कर रहे हैं। तो रशिया उतना कैपेबिलिटी शायद ना दिखा पाए जितने उसके पास हथियार हैं, जैसा कि कन्वेंशनल वार में अब हो रहा है। रशिया पर जितने हथियार हैं, भारी, बड़े और संख्या में ज़्यादा, लेकिन वो उतना कैपेबिलिटी उसके बराबर नहीं दिखा पाए। उसके 1/3 कैपेसिटी से ही रशिया लड़ पा रहा। क्यों? क्योंकि काउंटर सेफ गार्ड जो ऑफेंसिव हो रहा है उधर से, उसके लिए वो पर्याप्त नहीं बैठ रहा। कोई भी स्टेशन, कोई भी वार एस्टेब्लिशमेंट और कोई भी यू कैन से बिल्डिंग और सिटी 100% सुरक्षित नहीं है, नंबर 1। तो इन दोनों केस में दूसरी बात, न्यूक्लियर वार हुआ, दोनों तरफ से हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ, लोग ऑफ कोर्स मरेंगे, बड़ी अमानवीय घटनाएं घटेंगी, लेकिन अंततः समझौता तो होगा, क्योंकि वार के बाद तो टेबल पर आना ही पड़ता है। टेबल पे तो आना ही पड़ता है, या वार से पहले या वार के बाद नेगोशिएशंस होगी। उसमें क्या होगा? उसमें रशिया को दोषी ठहराया जाएगा इस सारी भयावह स्थिति के लिए, और जिन कंट्रीज़ का नुकसान हुआ होगा, नाटो कंट्रीज़ का स्पेशली, उनके हर्जाना भी रशिया पर इम्पोज किए जाएंगे। सेकेंडली, रशिया को डिसइंटीग्रेट करने की पूरी कोशिश की जाएगी, क्योंकि रशिया का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इथेनिक ग्रुप्स हैं, और एस्टेब्लिशमेंट या रेगुलर आर्मी एंगेज होगी फ्रंटल वार में उनको कंट्रोल करने के लिए। सेम टाइम ये लोग नाटो एंड यूएसए उनको जगह जगह फंड देंगे, उनको एनकरेज करेंगे, उनको साहस देंगे, रशिया के खिलाफ भड़काएंगे और बोलेंगे ये मौका है सुनहरा जब आप प्रेसिडेंट बन सकते हो अपने छोटे दगास्तान के या किसी भी स्थान के जो छोटे मोटे अफगानिस्तान हैं। बहुत से तातार हैं, ये है वो है, बहुत सारी इथनिक ग्रुप्स कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पर, उनके छोटे छोटे लीडर्स हैं, वो अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं, लेकिन रशिया मजबूत जब रहता है तो चुप रहते हैं। लेकिन रशिया जैसे कमज़ोर पड़ेगा उनमें ताकत आ जाएगी और ये लोग उसको बढ़ावा देंगे। अगर इस केस में ऐसा हुआ तो रशिया न्यूक्लियर वार के बाद रशिया जो अब कंट्री है वो नहीं रहेगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, दो छोटे छोटे देश बढ़ जाएंगे, और जो रशिया बचेगा उस रशिया को गरीब कर दिया जाएगा, क्योंकि उस पर यूक्रेन में जो हानि हुई है उनके हर्जाने लगाए जाएंगे, उसको वार क्रिमिनल ठहराया जाएगा। जहाँ तक सवाल रहेगा प्रेसिडेंट पुतिन का, या तो वो वार में मारे जाएंगे या उनका कत्ल साजिशन कर दिया जाएगा, विद्रोह या वगैरह कुछ करके ऐसा कुछ होगा तो कर दिया जाएगा। अदरवाइज पुतिन खुद अपने आप को
कि छुपाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो कामयाब शायद ना रहें, अंततः वो अपनी जान खुद भी ले सकते हैं। ये अंत होगा अगर न्यूक्लियर वार हो गई तो। मैं नहीं समझता दोनों तरफ से न्यूक्लियर वार होने पर रशिया को कोई फ़ायदा होने वाला है। मुझे लगता है आज की तारीख में भी रशिया नुकसान में है और आने वाले टाइम में रशिया नुकसान में रहेगा। और आज अगर समझौता होता है तो भी वो होगा नहीं, क्योंकि रशिया भी तैयार नहीं है। लेकिन आपको लगता होगा स्टेटमेंट से रशिया इस टाइम अपनी इज्जत बचाने में लगा हुआ है, वो कुछ ऐसा करने की कोशिश में है, कुछ भी हो इस वार से छुटकारा मिल जाए। जो 4 प्रदेश में उसकी जो 15-16% या 20% तक उसने टेरिटरी पर कब्जा किया है, उसको भी वो छोड़ सकता है मन से। उसको ज़मीन नहीं चाहिए, बहुत ज़मीन उसके पास है, लेकिन उसको छोड़ने मुश्किल आ रही है अपने प्राइड और अपनी रशियन इमेज की, आर्मी की। और वो उसको छोड़ने पड़ते हैं तो सब धक्का लगता है। तो वो चाहता है कि ये स्थिति बनी रहे, जितना मैंने कब्जा किया वो उनको मिल जाए, क्रीमिया मेरा बना रहे और नाटो में यूक्रेन को मेंबरशिप न दी जाए। लेकिन ये सब कहाँ होने वाला है, लगता नहीं। और दूसरा है, अगर पुतिन नील डाउन होते हैं और बोलते हैं कि मैं छोड़ता हूँ, मुझे तो स्थिति ये लगती है, जो मैपिंग पढ़ रहा हूँ मैं वेस्टर्न लीडर्स की, यूरोपियन लीडर्स की, नाटो कंट्रीज़ की हेड्स जो बोलते हैं, जिनकी बॉडी लैंग्वेज है, मुझको लगता है अब अगर पुतिन ये बोलता है कि मैं यूक्रेन पर 2024 में 2022 में जो आक्रमण किया था उस ज़मीन को एज इट इज़ वापस करता हूँ और प्रायर टू फरवरी 2024 की स्थिति में आ जाता हूँ, तो मुझे लगता है वो तैयार होंगे। वो क्रीमिया को इसमें कंडीशन डालेंगे अवश्य ही। वो क्रीमिया को देना रशिया के लिए एक सुसाइडल होगा। तो रशिया ऐसा ट्रैप हो चुका है इस वार में। दूसरी तरफ जाए तो इजराइल ट्रैप नहीं हुआ है। क्यों नहीं ट्रैप हुआ है? पहला पॉइंट तो इजराइल के प्लस ये है कि इजराइल ने आक्रमण नहीं किया, इजराइल को उकसाया गया, इजराइल को उसके दुश्मनों ने उकसाया, उसी कंट्री में इन्फिल्ट्रेट किया, बंधक बनाए, तो उसको अधिकार हो गया। दूसरा क्या है, इजराइल एक बहुत छोटा देश है अरब देश के बीच में। इजराइल बहुत दिन से चाहते हैं, उनका ये एजेंडा है कि वी विल मेक इट ग्रेटर इजराइल। तो कभी भी वार होती है वो लैंड ग्रैब कर लेते हैं, उसका क्षेत्रफल बढ़ता है। जो इजराइल इतना सा था वो इतना हो गया, अब गाजा वार में इतना हो गया, लीबिया से होगी तो इतना हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो अपना क्षेत्रफल बढ़ाएगा, उसको वहाँ जगह नहीं है, ज़मीन नहीं है। चारों तरफ अरब कंट्रीज़ हैं और बहुत थोड़ी ज़मीन देकर उस कंट्रीज़ को बनाया गया था। तो इजराइल अपना अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, नंबर 1। नंबर 2, उसको वार से फ़ायदा होने वाला है। फ़ायदा क्या होने वाला है? एक तो उसका एरिया बढ़ेगा, जो एक बड़ा राष्ट्र बनने की कोशिश में लगा हुआ है, नंबर 1। दूसरा, एरिया बढ़ने के साथ साथ जो उसके विद्रोही लोग, उसके अपोजिट लोग, बहुत से प्रॉक्सी हो गए हैं, बहुत से ग्रुप, रिलीजियस ग्रुप्स हो गए हैं, आर्म्ड ग्रुप्स हो गए हैं जो इजराइल के खिलाफ बात करते हैं, उनको सफाया करेगा। तो अपना देश बढ़ेगा, उनका सफाया होगा, उनकी शक्ति कमज़ोर होगी। तो इजराइल को इस युद्ध में नुकसान नहीं होने वाला, फ़ायदा ही होने वाला है। बल्कि ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए जो बहाना उसे लगता था, वो फ़िलिस्तीन ने घर बैठे उनको परोस दिया। जैसे कि दूसरी तरफ यूएस कंट्रीज़ को या नेटो कंट्रीज़ को, वेस्टर्न पावर्स को रशिया को कमज़ोर करने के लिए जो बहाना लगता था, वो रशिया ने उनको परोस दिया। तो इन दोनों सिचुएशंस में युद्ध हो रहा है। अब थर्ड तरफ आ जाओ कि क्या चाइना ताइवान पर आक्रमण करेगा। मैं समझता हूं चाइना अगर वास्तव में वियतनाम को
ग्रैब करना चाहता है। हालांकि दो तरह की बातें हैं। उसका स्टेटमेंट तो रहता है कि चाइना हमारा, वियतनाम हमारा वन चाइना पॉलिसी के अंदर आता है। स्टेटमेंट में तो अरुणाचल प्रदेश भी रहता है, हमारे बहुत से क्षेत्रों को बोलता रहता है वो इंडिया के क्षेत्र के चाइना के अंदर आते हैं। मगर वियतनाम की स्थिति कुछ अलग लगती है। अगर वास्तव में, मेरा ऐसा मानना, अगर चाइना वास्तव में ही उसकी वन चाइना पॉलिसी है, या तो ये वन चाइना पॉलिसी टू काउंटरैक्ट लिटिल बिट इन दैट रीजन, टू काउंटर बिट लिटिल बिट द यूएस एंड अदर पावर्स अगेंस्ट चाइना, उसकी एक पॉलिसी हो सकती है। अब ये बोलता रहेगा, लेकिन ये ताइवान कंट्री बना रहेगा और पॉलिसी उनकी ये रहेगी कि ये चाइना का। लेकिन अगर हकीकत में चाइना इस बात पर काम कर रहा है कि ये वियतनाम मेरा होना चाहिए, मुझे कब्जा करना है, तो मेरा मानना ये है आज की स्थिति सबसे ज़्यादा सूटेबल चाइना के लिए है। चाइना को ये काम, जब गाजा युद्ध जारी रहे और यूक्रेन और रशिया युद्ध अपने पीक पर रहे, तो ये काम कर देना चाहिए। उसके बाद होगा जो कुछ होता रहेगा। क्यों? यूएसए इन दोनों तरफ मोर और लेस एंगेज्ड है। हो सकता है वो फुल फ्लैज दिखाएगा कि मैं सपोर्टर ऑफ ताइवान हूँ, लेकिन शायद फिलीपींस और ताइवान की तरफ लड़ने ना आए। और क्यों? उसमें रिस्क ये रहेगा कि रशिया और नॉर्थ कोरिया और चाइना मिलकर उसका मुकाबला करने पर उतारू हो जाएं, तो शायद उसको बहुत बड़ा सेटबैक मिल सकता है। मगर ऐसा होगा नहीं। होगा क्यों नहीं? यूएस की कैलकुलेशन क्या है? यूएस की कैलकुलेशन ये है कि यूएस का जो अड्डे हैं सैनिक, वो जापान में भी हैं, फिलीपींस में भी हैं, और उसी एरिया में उसके शिप्स वगैरह, वारशिप्स और पनडुब्बियाँ लगी रहती हैं, एयरक्राफ्ट पे चक्कर लगाते रहते हैं। उसको लोकल सपोर्ट वहाँ पर रहेगी। जापान इटसेल्फ इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री, और जापान तो खिलाफ है चाइना के भी, ताइवान के भी और रशिया के भी। तो जो यूएस के फेवर में है वो तो ये है कि जापान है, ताइवान है, ये है, वो है। लेकिन अगर चाइना और नॉर्थ कोरिया, रशिया वास्तव में चाहते हैं ताइवान मिल जाए, ताइवान मिल सकता है। बहुत छोटा सा एक कंट्री है, टापू है, उस चाइनीज़ कब्जा कर सकते हैं। उसके बाद जो होगा होगा। तो अगर चाइना वापस वास्तव में गंभीर है ताइवान को लेने के लिए, इस सिचुएशन से अलावा अब सवाल ये है, क्या हम इंडिया गंभीर है पीओके के लेने के लिए? जो भी सरकार आती हैं दावा करती हैं कि पीओके हमारा है, हम इसे लेकर रहेंगे। सभी सरकारें कुछ कम कुछ ज़्यादा क्लेम तो करती हैं पीओके हमारा है। तो मेरा मानना यह है, हमारे लिए स्थिति कौन सी बेहतर है, हम कब पीओके ले सकते हैं? पीओके लेने के लिए सबसे पहली स्थिति यह है कि हमको यूएस को कन्विंस करना पड़ेगा, यूएस हमारी तरफ होना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड की जो पॉलिसी है वो इस तरह की है। और जैसा कि यूक्रेन में हुआ है, ऐसा पाकिस्तान में ना हो पाए, हमारे खिलाफ कोई ऐसे वार इक्विपमेंट्स ना दिए जाएं, कंट्रीज़ हमारा सपोर्ट करें, न्यूट्रल रहें या हमारे सपोर्ट करें, और इंडियन आर्मी को अपना मिशन दिया जाए, कम से कम समय में बहुत जल्दी ग्रैब करके इंटरनेशनल बॉर्डर बना दिया जाए, जो पहले इंटरनेशनल बॉर्डर था प्रायर टू पीओके। क्यों ये स्वर्णिम वक्त है? इसलिए कि जब वर्ल्ड वार हो ही रही है या हो रही है, होगी, तो कौन कौन से फ्रंट हैं? अरब में इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, लेबनान, ईरान, ये सब यूएस से। यूरोप में रशिया, बेलारूस,
और अदर कंट्रीज नाटो, रशिया वर्सेस नाटो एंड यूएस, और चाइना में चाइनीज, वियतनामीज, जापानीज और यूएसए। तो सब पार्टी सब अपने अपने मिशन में एंगेज होंगी। अगर हम इधर वेंचर करते हैं पीओके में, कब? जब चाइना वेंचर करता है वियतनाम पे, सॉरी ताइवान पे, तो उस वक्त हमारे लिए बहुत आसान है ये सब करना, हम कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। और जहाँ तक कुछ कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि चाइना को हम नाराज़ कर लेंगे, कॉरिडोर उसका उधर से जाता है, तो अगर हाल तो ये कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप समझते भी हैं उस कॉरिडोर को छोड़ दो, कितना होगा, वही कोने से निकलता है, निकलने दो, बाकी सब पीओके इंडिया का हिस्सा बन सकता है। और आपको पता ही है जिधर यूएसए होगा उधर अदर मेंबर्स होंगे, यूएन में भी आपको एक एज मिल सकता है। इजराइल आपके साथ होगा, रशिया आपके साथ होगा, यूएसए आपके साथ होगा, क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। लेकिन कठिनाई सिर्फ ये है कि आज की सरकार बैसाखी पर चल रही है। क्या इस मूवमेंट के लिए वो जो समर्थक दल हैं उतने ही कमिटेड होंगे जितने सेंटर में, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो हैं? मेरा मानना है वो इतने कमिटेड नहीं है इसके लिए। वो अंदरूनी रूप से कह सकते हैं कि नहीं, स्थिति खराब है, इस तरफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन अब डिपेंड करता है कि सेंट्रल भारत सरकार का जो प्रतिनिधित्व करते हैं मोदी साहब करते हैं, अगर ये कुछ भूमिका बनाते हैं और कुछ बात चलती है तो ये काम हो सकता है। लेकिन मेरा अपना मानना ये है इस वक्त भारत पीओके को लेने की नहीं सोच रहा है। वो अपने को मिलिट्रीली मजबूत करने की तो सोच रहा है, क्योंकि इस वार जो हो रही है इसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स काम आ रहे हैं, ड्रोन्स, हैवी एयरक्राफ्ट्स, सेफ गार्ड्स, डिफेंसिव वेपन्स, प्रोटेक्टिव वेपन्स, इन सब के बारे में तो गहन अध्ययन गवर्नमेंट कर रही है और ऑर्डर्स भी ले रही है, और आर्मी को, एयरफोर्स को, नेवी को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। उधर पाकिस्तान भी बखूबी समझता है कि उसको भी मिलिट्री बजट बढ़ाना चाहिए, उसको भी आर्म्स एम्यूनिशन की आवश्यकता है, मगर पाकिस्तान कंगाली के दौर से गुजर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं समझना चाहिए हमको कि वो कंगाल ही रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा देश है वो भारत के खिलाफ मरा हुआ भी खड़ा होने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि उनकी सारी पॉलिसी, पूरा अस्तित्व पाकिस्तान का हिंदुस्तान के खिलाफ बात करने पर टिका हुआ है, वो ऐसा मानते हैं। कारण जो अगर वह हिंदुस्तान पाकिस्तान का वार हुआ तो मुझे लगता है कुछ कंट्री जरूर ऐसी होंगी जो पाकिस्तान को पैसा के बदले तो नहीं, कि पैसा तो उनके पास है ही नहीं, लेकिन प्राकृतिक रिसोर्सेज के बदले में उनको आर्म्स, एम्यूनिशन, वेपन सप्लाई कर सकते हैं। टर्की हो सकता है, चाइना हो सकता है, दो तो दिख रहे हैं, तीसरा मलेशिया भी हो सकता है। इन तीन के अलावा चौथा कंट्री मुझे तो भारत के खिलाफ हथियार देने के लिए पाकिस्तान पर नजर नहीं आ रहा है कोई। खैर, ये कुछ मेरे मन में कुछ बातें थी कि मैं आपसे मित्रों शेयर करूं, मैंने शेयर की। मैं दोबारा उसी टॉपिक पर आता हूं कि यूक्रेन और रशिया की वार ख़त्म कब होगी। तो मैंने बोला वो ख़त्म तब होगी जब यूएस और नेटो को लग जाएगा कि रशिया को हम हरा पाएंगे कन्वेंशनल वार में, और रशिया अग्री हो जाएगा, तभी ख़त्म होगी, ख़त्म नहीं होने वाली। और वो रशिया को नहीं हरा पाएंगे। न्यूक्लियर वार का ऑप्शन मैंने बता दिया कि न्यूक्लियर वार की पोजीशंस क्या क्या होंगी। तो मेरे प्यारे मित्रों, वर्ल्ड की सभी समस्याओं पर हमारी सरकार के साथ साथ हमारे नागरिकों का भी अधिकार है और कर्तव्य बनता है कि वो इसको ध्यान से रीड करें। मुझे दुख एक और बात का है
जो युद्ध हुए हैं एक राष्ट्र का राष्ट्र से हो सकता है, संपत्ति का विवाद है, बॉर्डर का विवाद है, बहुत से विवाद हो सकते हैं, लेकिन ये जो नई चाल चली गई, ये प्रॉक्सी वार, ये वो रिलीजियस ग्रुप, देखो इस्लामिक रिलीजियस ग्रुप की आप गिनती नहीं कर सकते। 20-20 सब पे हजारों, 50,000, 90,000 लड़ाके, सब पे वेपन्स, आर्म, एम्यूनिशन, दे आर ट्रेंड, ऑलवेज रेडी टू फाइट फॉर देयर रिलीजन। व्हाट इज दिस? 20वीं सेंचुरी में हम ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? मुझे लगता है ये वर्ल्ड लीडर्स के लिए बहुत खतरनाक एक संभावना है, सिचुएशन है, स्थिति है। मुझे तो अफसोस है, इतनी यूनिवर्सिटी खुल गई, इतनी पढ़ाई, अंग्रेजी, हिंदी, अरबी, फारसी, उर्दू, क्या क्या लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको इतना इतना भी नहीं नज़र आ रहा कि ये इस विद्या को, बंदूक इस विद्या को जला देती है। इससे पहले भी कितनी ऐसे आक्रांताओं ने बहुत से ज्ञान पोथियों को जला दिया है। अफगानिस्तान में क्या हुआ? बंदूक जीत रही है और एक रिलीजियस हार्डकोर ग्रुप काबिज हो गया। मुझे आश्चर्य है अगर ये बढ़ता रहा पूरे अरब में भी इंसान रहते हैं, हम भी उनकी सिंपैथी हैं। वो कुछ ग्रुप्स, सपोज वहाँ 2 करोड़ की जनसंख्या है किसी कंट्री की, अरब कंट्री की, वहाँ 50,000, 20,000 ग्रुप बना के रिलीजियस हार्डकोर पैदा कर देते हैं। वो लोग बेचारे उसमें ट्रैप हो जाते हैं। अदरवाइज़ ये कंट्री वही है जो ईरान और अफगानिस्तान 80s से पहले एक यूरोपियन कंट्री जैसे लगते थे। वहाँ पे विदेशी छात्राएँ पढ़ती थीं, बहुत ओपन खुला माहौल था। वहाँ पे इस्लामिक क्रांति ला के इन्होंने उन लोगों का बेड़ा गर्क किया, देश को गटर में डाला। लोगों की मानसिकता में वहाँ पर नए बच्चे और नई महिलाएं, बेचारी महिलाएं जो पढ़ना चाहती हैं, अपनी टैलेंट को निखारना चाहती हैं, उनका दम घुट रहा है। ईरान में कई बार क्रांति हो चुकी है, मगर उसको डंडे के जोर पर और धर्म की आड़ में कंट्रोल कर लिया गया। ये हालत अफगानिस्तान में रही, ये हालत बहुत से गरीब कंट्रीज़ में चल रही है। आपने देखा सूडान में भी मारामारी है, यमन में मारामारी है, हेती में होता रहता है, नाइजीरिया में तो मालूम ही है। इन सब कंट्रीज़ में क्या क्या हो रहा है इस पर कोई फिक्र नहीं करता। बहुत चिंता का विषय है। अफ्रीका बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं, नेचुरली बहुत रिच कंट्री है, लेकिन किसी और वर्ल्ड के हिस्से ने, जो सो कॉल्ड इंटेलिजेंट एलिट ग्रुप्स हैं, उन्होंने कभी उसको डेवलप नहीं होने दिया, उनका फ़ायदा उठाया। वो बेचारे आज भी वनों में और बहुत गरीबी में ज़िंदगी जी रहे हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, हैती, नाइजीरिया या सूडान या और अफ्रीकन कंट्रीज़ में, तंजानिया वगैरह में आप रिमोट में जाएंगे तो लोगों को पानी पीने का भी मौसर नहीं है। वो लोग जहाँ मछली पकड़ते हैं वहीं पानी पीते हैं, उसी में दातुन करते हैं। गरीबी की इंतहा है उधर। मैं समझने में नाकामयाब हूँ कि मैं नाकाम हूँ कि मैं क्या कहूँ, क्या रीजन्स हैं। इसके ऊपर मैंने किसी विद्वान को बोलते हुए नहीं देखा। जब इस पर तो बहुत बोलते देखा, इंडिया में रोड इतनी बन गई, यूरोप में इतना हो गया, बड़े बड़ी फ़्लाइट्स हैं, बड़े बड़े एयरक्राफ्ट्स हैं, कार्गो हैं, वेपन्स हैं, मिलिट्री है, इक्विपमेंट्स है, नेटवर्क है, ऑनलाइन है, ये लाइन है, फेसबुक, सब कुछ है। लेकिन अफ्रीका में जब जाते हैं, अफ्रीका के बारे में दूसरे कॉन्टिनेंट्स के लोग बात ही नहीं करते। आखिर अफ्रीका से क्यों लोगों को लगाव नहीं है? लोगों में सेटलमेंट भी इतना नहीं हो रहा है। मैं मान सकता हूँ उनकी कुछ बेसिक चीज़ें होंगी, उनकी कुछ कल्चर्स अलग अलग हैं, हर अफ्रीकन कंट्रीज़ की व्यवहार अलग होगा, लेकिन फिर भी जब दुनिया इतने मज़े में, इतनी सुविधापूर्ण ज़िंदगी लोग जी रहे हैं दूसरे प्लेनेट्स पर, सॉरी दूसरे महाद्वीप पर, तो अफ्रीकन कंट्रीज़ में ऐसी लाचारी क्यों? इसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन जो उग्रवाद, जो ग्रुप संगठन और जो ग्रुपिज्म और वार स्ट्रगल ये सब चल रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। मेरे प्यारे दोस्तों, बातें ख़त्म होने को तो नाम नहीं लेंगी और वक्त भी इजाज़त दे सकता है, मगर एक साथ इतनी सारी बातें करना भी शायद बोरिंग हो सकता है। अतः मैं आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ। मैं अजय कुमार त्यागी, नमस्कार।